हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। गंडापुर हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। सियालकोट के बदकिस्मत खानदान को दरियाए सवात में लहरों ने निगल लिया। 2 घंटे दरिया में फंसे खानदान को रेस्क्यू ना किया जा सका। वाकई का जिम्मेदार आखिर कौन? अरबों का बजट रखने वाले NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ गए। बदकिस्मत खानदान अपने प्यारों की मौत को देखता रह गया। दरिया में फंसे खानदान के साथ क्या कुछ हुआ, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने पुराने साथी चौधरी निसार से मिलने अचानक इनके घर पहुंच गए। मुलाकात को सियासी तज्जियाकारों ने सियासत में बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। क्या चौधरी निसार अपने इकलौते बेटे को सियासी मकाम दिलाने के लिए नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ PTI को अदालती महाज पर एक और बड़ा झटका। मखसूस नशिस्तें भी हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई। हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ कौमी असेंबली में सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आजाद करार दिए अरकान PTI का साथ छोड़ देंगे या नहीं, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और पाक कतन में 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत मौमा बन गई। इंक्वायरी कमेटी ने अपने डॉक्टर्स फेलोज को क्लीन चिट दे दी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इस अलमनाक वाकये की तफसीलात भी हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सवात से। सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं ये जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाकया जो है वो पेश आया, जहाँ पूरा का पूरा खानदान जो है वो जान से हाथ हो गया। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, एंड बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको और क्लासरा साहब को। अकील साहब बताइएगा, ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया है। तमाम लोग जिन्होंने इस वाकये को देखा, विटनेस किया, वो शॉक्ड हैं, हैरान हैं कि इस किस्म का वाकया जो है वो पेश आया। प्लीज थोड़ी तफसीलात बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? अच्छा, मैं क्लासरा साहब के लिए जरूर चंद पॉइंट्स देना चाहूंगा, इसलिए कि वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर न सिर्फ ये कि बोलते रहते हैं बल्कि पूछते भी है और अपने कंसर्न दिखाते भी हैं। इस तरह है कि ये स्वात में पहला वाकया नहीं है। मैं स्वात से ताल्लुक रखता हूँ और जिन इलाकों में सैलाब आते रहे हैं उनके 2-3 असबाब है। एक तो ये है कि करोड़ों रुपए लेकर NOC जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ होटल्स को, जो कि तजावुजात पर बने ही होते हैं। 2009 में एक सैलाब आया हुआ था और उसमें 4 हॉस्पिटल्स और 10 स्कूलों समेत 100 पुल उड़ा कर रख दिए थे। और आप यकीन करें कि ANC और पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस वक्त UAE से और अमेरिका से खसूसी तौर पर स्टील और लोहे के पुल मंगवाए गए। और आप यकीन करें कि 13-14 साल PTI की हुकूमत गुजर गए हैं, मिनिस्ट्री स्वास्थ्य में अभी तक उन्हीं पुलों से काम लिया जा रहा है। अब अफसोसनाक सूरत हाल क्या है? अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि क्लासरा साहब, आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है वो भी तजावुजात की जुमरे में आता है। जहां पर ये फिजागढ़ में वाकया हुआ है, इससे 1 किलोमीटर के फासले पर ये वाकया है कांजू पुल के बिल्कुल सरे पर। और ये कांजू पुल भी 2-3 बार जो है ना सैलाब लेकर गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमीर मुकाम समेत और जुल्फी बुखारी समेत 10 सियासतदानों के होटल तजावुजात पर कायम है। मतलब आप किसी भी हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को बरिज़िम्मा करार नहीं दे सकते, किसी भी हवाले से जैसे इस किस्म की है। फिर ये है कि आपको पता है कि सबसे पहले सैलाब में किस सियासतदान का घर जो है ना वो बहा कर ले गए थे? सरंजाम खान। जी, सरंजाम खान क्लासरा साहब, आपको पता है? जी, सरंजाम खान एक लीडर रहे हैं। और जी, आपकी थोड़ी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी। जी फरमाइएगा प्लीज। जी, सरंजाम खान एक लीडर रहे मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा लियाकत तरक्की और शाहराम तरक्की, इन लोगों के मदयन और बहरैन के अंदर इन लोगों ने महलात बनाए थे। तजावुजात दरिया के बीच में आकर इन लोगों ने महलात बनाए थे, घर बनाए थे। और मुख्तलिफ औकात में वो घर भी उड़ा कर ले गए हैं सैलाब। वली खान अब्दुल वली खान के घर को भी मदयन और जरे में सैलाब लेकर गया था। तो ये पहली बार इस तरह नहीं हुआ है कि स्वात के अंदर इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मगर सवाल ये है कि इनके जिम्मेदार कौन है? जी, सवाल ये है कि इनके जिम्मेदार कौन है?
जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ के लोकल अवाम लोग क्या क्या कहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं इन तजावुज़ात को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट, एक मजीद डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की पिछली हुकूमत में इस वक्त जो पेशावर के कमिश्नर है, एक महसूद साहब है, उनकी क़ियादत में और मुराद सईद की पार्टनरशिप के अंदर 1 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में 80 होटल को एनओसी जारी किए गए और ये तमाम होटल जो है ना वो तजावुज़ात पर बनाए गए हैं। स्वात के लोग खुद को इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाते हैं, आम लोगों के होटल गिराए जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। जी अकील, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोकल जो हैं वो भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया, अफसोस का इजहार किया है और बहुत सारे नारे भी लगे हैं। तो यूजुअली देखा जाता है कि ये सारे होटल जो हैं या वहाँ पे जितने भी तजाज़वा ये वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हैं, ये मोस्टली तो वहीं के लोगों के हैं, कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं। तो फिर जब ये सब कुछ किया जाता है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोग या दीगर लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। देखो कैसर साहब, देखिए जो जी अभी तक जिन लोगों के होटल गिराए गए हैं वो सब आम लोग हैं। जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया उनको होटलों को इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई हाथ नहीं लगाया गया है। अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वहाँ पर लोग बेचैन भी होंगे, वहाँ पर बिजनेस भी मुतासिर होगा और स्वास्थ्य के सयाहत का और टूरिज्म का तो बेड़ा भी गर्क हो गया है। नहीं तो इस पे अगर एक रीडिंग ये भी आती है कि होटल ये जो बनाए जाते हैं दरिया के किनारे, बल्कि दरिया के अंदर भी बनाए जाते हैं, हम देख रहे हैं चारपाइयाँ रखी जाती हैं और बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। आज हमने देखा है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ था पेशावर से जारी किया गया कि जितने भी हैं सबको गिरा दो। तो ये इंतज़ामिया उस वक्त कहाँ पे होती है जब ये सारी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं? वो तो कहते हैं उनकी मर्ज़ी से उनके साथ मिलकर और उनसे कुछ ले दे के सारे काम किए जाते हैं। ये मतलब जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि मुराद सईद के कहने पर पिछली हुकूमत में जो इस वक्त पेशावर के कमिश्नर है उन्होंने जो 80 होटल्स को एनओसी जारी किए थे वो तमाम के तमाम गैर कानूनी थे। आपने डिप्टी कमिश्नर को हटाया, आपने 4 आम लोगों को, अफसरान को हटा दिया, मगर जिन लोगों ने ये एनओसी जारी किए थे उनके खिलाफ जो है ना कौन सी कमेटी बैठेगी, कौन सा कमीशन जो है ना उन पर एक्शन लेगा। मैं आपको एक बता दूं कि बागडीरी स्वात में अभी एक लग्जरी होटल कायम हुआ है, वो भी तजावुज़ात पर कायम हुआ है और उसके इफ्तिताह के लिए बृहस्पति साहब खुद तशरीफ ले गए थे। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी और वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि टिम्बर माफिया से ज्यादा स्वात के अंदर बजरी माफिया जो है ना बहुत ताकतवर है। उन लोगों को टिकट दिलवाती है, वो जो माफिया है वो वहां पर मिनिस्टर्स को गाड़ियां देते हैं, वो वहां पर लोगों को जो है ना बंगले और होटल्स देते हैं। जिसको सबसे सूरत हाल में तो स्वात में इसी तरह होगा और इसी तरह लोग शहीद होते रहेंगे और हम खैबर पख्तूनख्वा के और स्वात के लोग जो है ना शर्मिंदा होते रहेंगे। अच्छा, आप मुराद सईद का आप हवाला दे रहे हैं क्योंकि मुराद सईद जो है इस वक्त वो मतलब अपनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो उन पे उनका वर्जन तो हम नहीं ले सकते कि इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं है। वो अपनी पोजीशन डिफेंड शायद नहीं कर सकते इस वक्त कि उनका हाथ था या नहीं था। आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह या वज़ीर जो हैं ये खुद सारे वहाँ पर जाते हैं और गैर कानूनी जो होटल्स हैं उनका इफ्तिताह भी करते हैं, गाड़ियाँ भी लेते हैं और बहुत सारे पार्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं इनसे लिए जाते हैं। तो फिर अगर ये सारा कुछ हुकूमत इन्वॉल्व है तो फिर किसको ब्लेम करना, किसका कसूर, हम मतलब किसको कसूरवार ठहराएं फिर? देखिए कासरा साहब, जो जितना भी सिस्टम है ये तो खैबर पख्तूनख्वा को हम इस वक्त जो है ना पश्तो में खाड़ नापुरसान कहते हैं, शहर नापुरसान। देखिए जहाँ पर अगर कासरा साहब अगर हम ये कहें कि कोई स्थान में वाक़या हो गया है, रात को पटग्राम में हो गया है, कालाम में हो गया है, तो उसका एक लॉजिक बनती है। फैजूल शरीफ जो कि मलकन डिवीजन का डिवीजन हेडक्वार्टर है, डिविजनल हेडक्वार्टर से ये वाला जो एरिया है 3 किलोमीटर के फासले पर है। पुलिस जो हेडक्वार्टर है वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। वो जो मैंने आपको बजरी वाला जो है ना माफिया की बात बताई है वो इस वक्त स्वाद उनके हाथों में है। और आप यकीन करें कि जब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं, जब वज़ीर आला ये कहते हैं, जब डॉक्टर सैद ये कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा सकते, कि इस हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं थी।
इनके पास रूटीन की सहूलियात जो है ना वो भी अवेलेबल वहां पर नहीं थी। मतलब 2 गेट से एक फैमिली वहां पर एक मेन स्ट्रीम डिविजन हेडक्वार्टर के इलाके में वो वहां पर फंसी हुई है और लोग जो है ना वो वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम इसका जिम्मेदार है और सिर्फ वो यहाँ तक बात महदूद नहीं है। इस वक्त भी बहुत खराब किस्म की खबर आ रही है, इस वक्त कुमराहट भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरान और इनकी जितनी भी माफियाज है ये जिम्मेदार है और इनके खिलाफ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एग्जिस्ट करती है तो इस वाले वाक़े के बाद जो उनको एक सोमोटो इलेक्शन जो है ना अगर वो मौजूद है, मुझे नहीं पता को वो लेना चाहिए। इसलिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल लीडर, तमाम ब्यूरोक्रेट्स इंसानी हाथ के जिम्मेदार है और स्वाद की तबाही के जिम्मेदार है। अच्छा, वहाँ पे कोई रेस्क्यू का इदारा है कोई स्वात में, कोई इस तरह के इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए? दरिया स्वात बहुत बड़ा एक दरिया है, फ्लड्स आते हैं, हम देखते रहते हैं हर साल को इस तरह चीज़ें होती रहती है। नॉर्मल सी बात है फ्लड्स आना, तुगयानी वगैरह आना, उन इलाकों में आते हैं। कोई रेस्क्यू का कोई है, कोई डिपार्टमेंट है, कुछ लोग हों, कुछ गाड़ियाँ हों, कोई सामान हो, कुछ ट्रेन लोग हों, कोई तैराक हों, स्विमर्स वगैरह? आप तो वहीं सवात के, आपको कुछ अंदाजा होगा, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऑन ग्राउंड? आप यकीन करें कि वह स्वात के दौर में इस तरह की ट्रेनिंग दिया करते थे वो लोग। अच्छा। मतलब हम दुनिया आगे जाती हम पीछे चले जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है कांजू पुल, ये सैलाब आया हुआ था और सैलाब ने एक कांजू पुल को बहा कर ले गया था। वादी स्वात खुद आए हैं और जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था उनको अपने साथ खड़ा कर दिया है। ये बहुत अजीब किस्म का मगर मशहूर वाक़या है और उनको फिर धक्का दे दिया है कितनी देर तक पूर्व हो जाओ। जब एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं हो, जब आप एक अरब की इस तरह की वहां पर स्वास्थ्य में होटल मौजूद है जो एक अरब से ज्यादा की लागत पर बने हैं और उनके पास है किश्ती नहीं होती, उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज के बिहार पर जो पैसे दिए गए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट, मुझे मालूम है, मुझे कमीशन नहीं लेकर जाए, मैं आपको बता दूंगा कि किस लिए थे और होटल एसोसिएशन के साथ जो है ना उस वाले दौर में किस लिए डीलिंग की थी। तो यहाँ पे आजकल नॉर्मल सी बात है लाइफ जैकेट्स का होना या रेस्क्यू की टीमें का होना, बल्कि बहुत बड़ा एक, आपको याद आएगा अगर 1980-90 की दहाई में बहुत बड़ा एक टीवी शो आता था बे वॉच के नाम से। दुनिया भर में कोस्टल गार्ड्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वहाँ पे उनके पास मोटर्स होती हैं रेस्क्यू करने के लिए, बीचेस वगैरह पे लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में है। तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई इस तरह की मोटर्स हों, कुछ इस तरह की आपस कश्तियाँ हों या लाइफ जैकेट्स हों, कोस्टल गार्ड टाइप्स हों, कोई ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, बस जस्ट एक आई वॉश है। साहब मैं देख रहा था जो इशूज है ना इन किस्म के होटल के लिए, इसमें ये तमाम चीजों की मौजूदगी जरूरी है, ये तमाम रिक्वायरमेंट जरूरी होती है इस किस्म के होटल्स के अंदर। मैं सिर्फ आपको एक फिगर बताता हूँ कि इस वक्त में होटलों की तादाद जो है ना वो 100 से ज्यादा है। मतलब ये 2 किलोमीटर के एरिया में 100 होटल्स है। वहाँ पर पुलिस का एक बड़ा मशहूर गेस्ट हाउस भी है, वहाँ पर आप सालाना और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जाकर वहाँ पर छुट्टियां मनाते हैं। तो ये लोग ये तो मेरे ख्याल में इन लोगों को दरिया भर कर नहीं लेकर गया, ये सियालकोट तक के जो लोग थे हम सब इनके कातिल है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा था, सिर्फ आपके नोटिस में एक बात और लाना चाह रहा हूँ कि मैंने, आपको याद होगा कि जो यूनिवर्सिटीज गलत दिए गए थे उस पर मैं जो है ना एक्स पर एक कैंपेन चलाई थी। आप यकीन करें कि कांजू जो छावनी है उसके अंदर उसी ही हफ्ते जो साबिक आर्मी बादशाह साहब गए थे उन्होंने मीडिया पर, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो पीस निकाल कर आपको फिर भेज देता हूँ, उन्होंने इसका नोटिस लिया था। जब उस वक्त ये माफिया इतने ताकतवर थे तो इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पुरसान हाल है ही नहीं, यहाँ पर तो करप्शन है, डेड गवर्नेंस है। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी है और हुकूमत और सलमान अकरम राजा जैसा बंदा कह रहा है कि यार हम नहीं बचा सकते थे। इसको तो हाल में लोगों का रियासत पर, रियासती इदारों पर और सूबाई हुकूमत और पीटीआई पर एतमाद खत्म हो गया है और ये आवाज़ें पीटीआई के अंदर से भी आ रही है। अच्छा, ये एक और चीज़ भी आ रही है सामने, मैं कुछ पढ़ रहा था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कुछ अब इवन पश्तून भाई जो हमारे वो भी साफ ज़ाहिर है उनको बड़ा शदीद अफसोस है कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और पश्तूनों के आपको पता है मेहमान नवाजी और उनके कटसी पूरी दुनिया में मशहूर है। उसमें कहते कोई ज़माने में थे ये सवात के या वट एवर जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग स्विमर्स होते थे, तैराक होते थे, बहादुर नौजवान, ये दरिया की लहरों के साथ लड़ते भी थे, जाके अंदर से लकड़ियाँ भी निकालते थे जो जंगल के ऊपर से दरिया बहाकर उनको लाता था। उनके लाइवलीहुड के उनका सबब भी था, वो वहाँ से आकर लकड़ियाँ भी निकालते थे और भी बड़ी चीज़ें निकाल लेते थे। और लोग अगर फंस जाते थे उनको जाके नौजवान रेस्क्यू भी करते थे। लेकिन हमने अब देखा है तो क्या लोग वहाँ स्विम करना भूल गए हैं, रेस्क्यू करना भूल गए हैं? इतने सारे 200-250 बंदा खड़ा रहा है और किसी ने कोई उनको अटैम्प्ट ही नहीं की। तो इस पे बहुत सारे पख्तूनों ने खुद भी सवालात उठाए हैं कि किसी ना किसी को तो जाकर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि नज़र नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए फैसला साहब, मैं जिस तरह मैंने बताया थी कि मैं स्वास्थ्य से ताल्लुक रखता हूँ, हम तो इंतहाई शर्मिंदा है। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ कि हमारे हुजरों में, हमारे मस्जिदों में हम मेहमानों को लाकर जो है ना उनसे ये नहीं पूछा करते थे कि आप किधर से आ रहे हैं, जब होटल वगैरह में जगह नहीं हुआ करती थी। हमारी माएँ जो है ना खुश हुआ करती थी। हम मेहमानों के लिए लोग जो है ना वो देसी घी और एक किस्म की सब्जी और ये चीजें जो है ना वो घर में रखा करते थे। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें तो ये है कि ये जो माफिया बने हुए हैं और जिन माफिया, ये मतलब ये वो आप हमेशा जिक्र भी करते, ये गॉडफादर किस्म के लोग जो है ना वो अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से उधर बिजनेस कर रहे होते हैं, मगर आम लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करते। जिस फिलहाल की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम फखर भी है, वो अवामी नेशनल पार्टी की खुदाई मकदार तंजीम का जो है ना एक बंदा है जिसको उन लोगों ने वहां पर जो है ना अपने तौर पर ट्रेनिंग दी हुई है। या अल-खिदमत फाउंडेशन ने तमाम सैलाब वगैरह में जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी की दिखाई है, मगर वो 111 किधर है, इमरजेंसी के जो मुतालिका इदारे है वो किधर है, डिप्टी कमिश्नर किधर था? ये ख्वाजा खेला और जजागढ़ के दरमियान तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया था। ख्वाजा खेला ही में रेले को रिकॉर्ड किया गया था। तो ये 30 किलोमीटर तक जब ये रेल आ रहा था तो उस वक्त हमारे इदारे किधर बैठे हुए थे? मेरे ख्याल में तो आज के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम न सिर्फ ये कि शर्मिंदा है बल्कि इसका पर एतमाद भी खत्म हो गया। अकील साहब, वहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म होता है, बहुत पूरे मुल्क से जो है लोग आते हैं, जाहिर है हसीन खूबसूरत जगह है। तो लोकल्स अपने ओन पर क्या कोई अवेयरनेस फैलाते हैं? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट वाकया कोई अब आज की बात नहीं है, हर दफा हम देखते हैं अपने ओन पर जो है वो क्या होता है वहाँ पे। और जब आप होटल्स के तजावुजात की और इसकी बात करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि वहाँ टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, वहाँ के लोकल्स को फायदा होगा, इंडस्ट्री को वहाँ की, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो क्या लोकल्स में भी ये फीलिंग है कि हाँ सही है, अगर होटल्स आते हैं, टूरिज्म ज्यादा आता है तो हमें फायदा होगा? और अवेयरनेस के हवाले से भी बताएगा कि वो अपने ओन पे जो है वो किस किस्म की अवेयरनेस फैलाते हैं वहाँ पे, कि लोग जहाँ सैलाब आ रहा होता है, जहाँ कुछ जो है वो इतनी इमरजेंसी आ रही होती है, वहाँ खानदान के खानदान जमा हो जाते हैं। इस हवाले से जो है वो क्या पेशरफ्त है वहाँ पे? देखिए अभी आज जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग हुई है तो उन्होंने इस पर फोकस किया है कि हमें अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी चाहिए, मगर उन्होंने सोशल मीडिया का बता दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्वास्थ्य के अंदर 3-4 जो मोबाइल की कंपनियां हैं वो काम ही नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास क्लास सिम नहीं है या क्लासरा साहब के पास नहीं है तो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो तो तब वो चलेगी जब सोशल मीडिया या नेट आपको अवेलेबल होगा। तो ये तमाम जो है ना वो अपनी कोताहियों पर, अपनी मुजरिमाना गफलत पर पर्दा डालने वाली बात है। मुझे खुद याद है कि एक वक्त में जब सैलाब आया करता था लोग न सिर्फ ये कि निकला करते थे बल्कि मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर के जरिए दूसरे वाले गांव को जो है ना इतला दी जाती थी। लोग बेहतर होकर उधर जाया करते थे कि यार आप लोग जो घर या होटल वगैरह दरिया के किनारे हैं तो इनको कर लें। तो ये तो 33 किलोमीटर से ये रेला आ रहा था ख्वाजा खेला, वहां पर एसी बैठा होता है, वहां पर पूरा एक सिस्टम है, वहां पर TMO का दफ्तर है। तो ये लोग मेरे ख्याल में सो रहे थे। और अगर हम ये कहें कि गफलत नहीं हुई है तो गफलत हम उधर, इसलिए हम ये कहते हैं कि गफलत हुई है तो ये कोई रात का टाइम नहीं था, मतलब ये कोई अनएक्सेसिबल एरिया नहीं था, ये सुबह का टाइम था और 2 घंटे वो बेचारे उधर खड़े हैं और स्वाद के आवाम और बाकी जो पुलिस वाले और वो जो है ना वो सेल्फी वगैरह बना रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये मर्डर है, इन लोगों ने कत्ल किया है इन लोगों का, और सूबाई हुकूमत को, होटल मालिकान को और माफिया को इसकी जवाबदेही उनसे नहीं होनी चाहिए। अकील ये बताइएगा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जब उनसे पूछा कि इस्लामाबाद में कि आप 2-3 दिन से यहाँ पे हैं, पीछे वहाँ सैलाब ने तबाहियाँ मचाई हुई हैं आपके KPK में, तो उन्होंने जनाब कि मैंने क्या करना है, मैंने जाकर तंबू देना है, कोई वहाँ पर मेरी मतलब उनका कहना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वहाँ पर सारे इंतजाम मौजूद हैं, AC है, DC है, तो
मैंने जाके तंबू देने हैं, तो हाउ डू यू सी दैट? वहाँ पे लोगों का इस पे क्या रिएक्शन था? वाकई वहाँ पे कोई तंबू लगे हुए हैं और वहाँ DC, AC, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह या पटवारी तहसीलदार मौजूद है, लिहाजा उन गंडापुर साहब ठीक कह रहे थे कि मैंने जाके वहाँ पे क्या करना है, सारे लोग तो मौजूद हैं ऑन ग्राउंड। नहीं, मैं आपको ईमान से एक बात बताता हूँ क्लासरा साहब, अगर आप जैसे सीनियर लोगों ने अगर इस वाले इशू को नहीं उठाया होता ना, तो ये इस सूबाई हुकूमत के लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पेशावर के अंदर हाई अलर्ट है। कल आपने वज़ीरिस्तान में देखा कि वहां पर क्या हुआ, कोई मिनिस्टर नहीं जाता, कोई MPI अवेलेबल नहीं होता, कोई MLA अवेलेबल नहीं होता। ये जिन माफिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तमाम पार्टियों के लोग मौजूद है। मैंने अमीर मुखान साहब का नाम भी लिया, आपके भी दोस्त है, मेरे भी भाई है, इसमें पार्टी के लोग हैं। जुल्फी बुखारी में मुराद सईद वाले और उस वाले जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कराची से एक पार्टी लेकर आए थे, तकरीबन 10 अरब की उन लोगों ने जो है ना, ये जो स्वास्थ्य मोटरवे बन रहा है वो एक अपना मसला है, उस पर फिर किसी और प्रोग्राम कर ले। उस स्वास्थ्य मोटरवे के आसपास उन लोगों ने 10 अरब रुपए की जायदाद खरीदी थी। तो मेरे ख्याल में स्वास्थ्य अगर एक जाने वो स्वास्थ्य में कल पुलिस एक हमला भी किया गया, 3 लोग उसमें जख्मी भी हो गए। मतलब वो मिलिटेंसी, फिर उसके बाद फैला, फिर जलजला, और इस किस्म के माफिया पर कोई भी हाथ डालने वाला नहीं। अगर मैं बजरी माफिया के बारे में आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि बजरी माफिया कितनी ताकतवर है। आप तो बाकी माफिया की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वही हुकूमत, विफाकी हुकूमत, मुतअल्लिक़ तमाम इदारे ये सब जिम्मेदार है। और लोगों का सबसे बड़ी बात क्या है, क्लासरा साहब स्वात और खैबर पख्तूनख्वा की क्रेडिबिलिटी को, जो हमारी शनाख्त है, उसको भी नुकसान पहुंचा है, और हमारी सयाहत का तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, इसका बताइएगा अकील, इसका बताइएगा, हम सारे फोकस किए हुए हैं उस पर, KPK की बेसिक तो जिम्मेदारी उन्हीं की थी, सवात के एडमिनिस्ट्रेशन की थी। यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, बहुत बड़े उनके दफ्तर हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारा बजट है, उनकी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, प्रोटोकॉल है, और फिर उनके TADA अलाउंसेज, वो सारे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। कभी आपने सुना है, क्योंकि अगेन KP में बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, इस तरह के नेशनल आते हैं, आपने कभी सुना है NDMA का, और सुना है प्रोविंशियल डिजास्टर को मैनेजमेंट वगैरह भी वहाँ पे कोई कमेटीज इस तरह की हैं? तो कभी आपने सुना हो, देखा हो फील्ड में कोई, या ये सफ़ेद हैती बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, या पेशावर कैपिटल में बैठे हैं, और इन एरियाज़ में कुछ जाते ही नहीं है जहाँ पे इनकी ज़रूरत है? जी अकील, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई थिंक अकील साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। रबिया, मैं वही बात जो सवाल की शक्ल मैंने अकील से पूछा है, आप जरा अंदाजा करें यहाँ पर कि इतने बड़ा इदारा है, ये आज का नहीं है, और बहुत बड़े बड़े अफसरान बैठे, उनकी तनख्वाहें सुने, पर्क सुने, प्रिविलेज सुने, अभी उनके बजट उनको दिए गए हैं कि उनका काम ये है कि उन्होंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट का उन्होंने काम करना है, उन इलाके के लोगों को जाकर रेस्क्यू करना है, उनको ज़रा इन्फॉर्म करना है, पहले से आपने पेशीन गोयां करनी है, और इनके पास लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, बोट्स का इंतज़ाम हो, या अगर रेस्क्यू टीमें होनी चाहिए, और बहुत सारे मतलब जो चीज़ें आपको रेस्क्यू के लिए चाहिए होती हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आती इस दफ़ा। वो तो माज मेरा ख्याल है मौसमी पेशीन गोई कर देते हैं कि फ़लान जगह जो है मौसम ख़राब हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, अपना ख्याल खुद रखें। और अपना ख्याल इन्होंने लोगों को कहते हैं कि अपना ख्याल खुद रखें, NDMA कहती है, और ख़ुद इनके अफसरों की इनके लाइफ स्टाइल देखें, इनके पर्क्स प्रिविलेजेस देखें, आप हैरान हो जाएंगे इनके बजट कितने हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, और कितना अपने आप को बाज़ दफ़ा बैठ के ये देते हैं, बोनसेस देते हैं खुद अपनी परफॉर्मेंस पे। ये सारी चीज़ें ऑडिट में आई हुई हैं। और जब लोगों को ज़रूरत है, जहाँ पे डिज़ास्टर आ रही हैं, लोग बेचारे मारे गए हैं, कहीं पे आपको NDMA नज़र ही नहीं आती। वो ठीक है, बेसिक उन्हीं का जिम्मेदारी, लेकिन फिर आप किस काम के लिए बैठे हुए हैं? अगर आपकी फेडरल हुकूमत जो है वो भी रेस्क्यू नहीं करती, वो भी वहीं पे कहीं नज़र नहीं आती। 2 घंटे वो खड़े रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा, क्लिप आ गया कि प्रोविंशियल हुकूमत कुछ नहीं कर रही। भाई साहब, आप भी तो बैठे हुए हैं, आप मतलब 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं खड़े कर सकते? पूरे 3 महीने का टाइम होता है, ये 3 महीने का मौसम होता है, सीजन होता है, 3 महीने के लिए 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे आप उनको कर दें या डिप्यूट कर दें। वहाँ पे लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, मतलब आपके पास अगेन स्विमर्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। आप तो कहीं पे नजर ही नहीं आते, 2 हेलीकॉप्टर भी नहीं खड़े कर सकते कि जिनको रेस्क्यू करने के लिए। 2 ना हो, चलो 1 कर लें। जी, इसका भी क्लासा साहब हम जवाब ले लेते हैं। आई थिंक अकील साहब जो है वो वापस हमारे साथ मौजूद है। तो NDMA की परफॉर्मेंस को वो किस तरह से देख रहे हैं, सिवाय वार्निंग के कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो नजर नहीं आते इस इदारे के। जी अकील साहब, अगर आप इस पे बताना चाहें थोड़ा। देखिए, जिस तरह क्लासरा साहब ने अभी तबसरा भी किया, क्लासरा साहब ने तो इस वाले सवाल से हटकर इस नतीजे पर हम खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंचे हैं कि अगर एक जानिब सूबाई हुकूमत या PTI इस वाली हुकूमत और बैड गवर्नेंस के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इंतकाम ले रही है,
बदमनी देख ले, आप डेड गवर्नेंस देख ले, आप इस किस्म के वाकयात देख ले, आप इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना रवैये देख ले, तो दूसरी जानिब कासरा साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि जो फेडरल हुकूमत में शामिल 2 पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, ये भी खैबर पख्तूनख्वा से इंतकाम ले रही है, इसलिए कि हमें इनकी भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस नजर नहीं आती, इनकी प्रेजेंस भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को देख ले, पीपल पार्टी को देख ले, ANP को देख ले, ये तमाम स्टेक होल्डर रहे हैं, मगर अभी तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जनरली पब्लिक लिहाज पर, क्या इस सूबाई हुकूमत की इतनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये डस्का या सियालकोट जाकर उस वाले फैमिली के साथ जो है कोई इजहार हमदर्दी करती, कोई करता कोई हुकूमत का? तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो मैं पहले बताया था शहर नापुरसान है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्वात के अंदर लोग रेजिस्टेंस करने लगे हैं। यही सूरत हाल फिर हमें वहां पर दरपेश है, भीड़ में यही सूरत हाल हमें चतराल में भी दरपेश है। हर साल इस तरह का सैलाब आता है और उस सैलाब के नतीजे में इस किस्म की तबाही होते हैं, एक हफ्ते बाद लोग भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये भूलने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये लोग इसका क्रेडिट लेते रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वक्त में पहला जो है ना टूरिज्म की जो है या सयाहत की या कल्चर की पॉलिसी दे रखी थी। तो अगर इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की हालत ये है तो लोग गिना करें तो किससे करें। बहुत शुक्रिया आपका अकील, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि लोकल सियासत में जो है वो क्या चल रहा है इस वक्त, किस किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो नजर आ रही हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा डिफरेंट पार्टीज पर। इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही अहम फैसला जो है वो हमने देखा है आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और इसके बाद जो है वो नंबर गेम थोड़ी बदल जाती है, चाहे वो हुकूमत के लिए हो या फिर PTI के लिए हो। इस हवाले से बात कर लेते हैं। खलासा साहब बताएगा कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, खासतौर पर हुकूमत के लिए तो चले फायदा है, 2/3 अक्सरियत जो है अब उनको किसी और की जो है वो जरूरत ही पड़ेगी, वो मिल गई है उनको, लेकिन PTI के लिए आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया। पहले तो ये बात है कि हुकूमत अगर अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करे कि हमें 2/3 मिल जाएगी इस फैसले के बाद, तो मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी तारीख में 2 दफ़ा हमने देखा कि 2 वज़ीर आज़म थे जिनको 2/3 मिली थी और दोनों का इंजाम तो अच्छा नहीं हुआ था। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास 2/3 थी 70s में, फिर बाद में हमने देखा मार्शल लगा और भुट्टो साहब वो है जो है अगेन आपको याद होगा फांसी लग गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब हैं, इनको 97 में 2/3 मिली थी और मियाँ साहब ने फिर 12 अक्टूबर किया था और 12 अक्टूबर के बाद फिर 10 साल के लिए जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जनाब मुशर्रफ साहब आ गए थे, ख़ुद भी वो उसमें वो जेल में भी रहे, दहशत गर्दी के इल्ज़ामात फेस किए, 10 साल के लिए बाहर चले गए, जलावतनी वगैरह सारी। अब ये तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि हुकूमत दावा करने जा रही है हमारे पास 2/3 आ गए, क्योंकि जब आपको 2/3 मिलती है, अब आप पूछेंगे कि इसके साथ क्या ऐसा हो जाता है कि मतलब है ये क्यों ऐसे होता है। जब 2/3 आपको मिलती है तो फिर आप एक डेमोक्रेट आप नहीं रहते पाकिस्तान जैसे मुल्क में, फिर लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, इससे बड़ी स्टेबिलिटी आती है। तो क्या भुट्टो साहब के दौर में स्टेबिलिटी आ गई थी 2/3 से, या नवाज शरीफ साहब ये स्टेबिलिटी ले आए थे यहाँ पे जब अगर 97 में मिली थी? आप फिर ये समझते हैं जब आवाम ने हमें मैंडेट दे दिया, हम किसी को जवाब दे नहीं है, किसी इदारे को जवाब नहीं है, अगर दे नहीं है, हम किसी पार्लियामेंट को, मीडिया को, किसी कोई सुप्रीम कोर्ट को या किसी और को जवाब दे नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दे दिया, कोई हमसे ना पूछे। नवाज शरीफ साहब ने आपको याद होगा वो अमीरुल मोमिनीन का बिल ला रहे थे कि जनाब के अगेन मेरे पास 2/3 ये मेजॉरिटी में जो चाहूँ कानून में बदल दें। ऐसे भुट्टो साहब का रवैया भी है, बहुत सारे उनके नाकदीन कहते हैं कि वो भी उनका ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक उनका रवैया नहीं रहा था, बिकॉज उनके पास ब्रूटल एक मेजॉरिटी आ गई थी। जब ब्रूटल मेजॉरिटी आपके पास आती है तो फिर उसके बाद वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सिंपल मेजॉरिटी ठीक रहते कि बंदा चले अपने मुताबिक वो चल चलो काम चलाता रहता है, जमहूरियत कमज़ोर होते होते फिर स्ट्रांग होती है। सो ये 2/3 मेजॉरिटी का मिलना ये हो सकते हैं हुकूमत को लगे हमारे लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये सीटें जो हैं जिस तरह दी गई हैं, अगर PTI की नहीं बनती कानून के तहत, आइन के तहत, मान लिया PTI की नहीं बनती, फेयर इनफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने बहुत सारी उसकी रीजनिंग भी दी है, तो ये नवाज शरीफ साहब की या ये जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इनकी कैसे बनती हैं भाई? इनकी तो अगर इनकी जो सीटें बनती थी वो तो इनको मिल गई थी,
इनकी जितनी भी बनती थी 8, 10, 20, 15 एक पार्टी को मिल गई थी, जो इनकी सीटें कौमी असम्बली में मिली थी उसके हिसाब से। तो मुझे जरा समझाया जाए कि जो सीटें आपकी हैं नहीं, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनके वोट पड़े हैं, तो उन आज़ाद उम्मीदवारों की जाके सीटें इनको कैसे दी जा सकती हैं? ये फैसला मेरी समझ में नहीं आया, ना इलेक्शन कमीशन का आया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो मेरी अक्ल से बाला तार है। फिर आपको 2 काम करने चाहिए थे। फिर ज़रा यहाँ पीपल्स पार्टी, फिर नवाज लीग, फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये थोड़ा सा करैक्टर दिखाते, सियासी करैक्टर दिखाते, इनकार कर देते कि भाई साहब ये सीटें हमारी नहीं है, ये हमें वोट नहीं पड़ा था, हम ये सीटें नहीं लेते, जो हमें 10, 8, 20 हमारे हिस्से की मिलनी थी मिल गई हैं, ये किसी और की सीटें हैं, हम ये नहीं लेने को तैयार। और अंदाज़ा करें ये जमहूरियत का ये दिन रात ये राग अपलाते और हमारे ऊपर एहसान इन्होंने ठोका हुआ है कि हम जमहूरियत को चला रहे हैं। किसी एक पार्टी ने भी ये सीटें लेने से इनकार नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए आप उनको सीटें उनकी कैसे दे सकते हैं जो उनकी हैं नहीं, उनका वोट ही नहीं है उनके पास। और दूसरी चीज़ ये है, मैं ज़ाती तौर पर, हो सकता है बहुत सारे ये नाराज़ हो जाएं, ये सीटें आपको खाली रखनी चाहिए थी, आपको सीटें एलोकेट ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप पीटीआई को सीटें नहीं दे रहे थे फॉर वट एवर रीजन, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, सही फैसला जो भी था, ये फिर सीटें खाली रहनी चाहिए थी। इनको नहीं मिली थी, इनको नहीं मिल सकती थी, जिनको दी गई है। ये वो डाका है, ये वो राबरी है, ये वो डाका है जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जमहूरियत और लॉ के नाम पर ये मारा गया है, मारा जा रहा है, विच आई डोंट थिंक इट्स ए डेमोक्रेटिक, इट्स ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एज फार एज ये जो सीटें इनको दी गई हैं। और लास्टली मैंने बड़े करीब से 2002 से जनाब मुशर्रफ के दौर में ये खवातीन की मखसूस सीटें आई थी, यकीन करें माँ सिवाय 2-4 खवातीन को छोड़ के जिन्होंने वाकई इस काबिल थी कि वो कौमी असम्बली में आते, सेनेट में आते, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, मैं नाम भी उनका नाम भी ले सकता हूँ बहुत सारों के, लेकिन ये मेजॉरिटी जो है ये अपनी फैमिली से लेकर आए हैं, अपने घरों से लेकर आए हैं, अपनी इलीट क्लास से लेकर आए हैं, अपने बच्चे लेकर आए हैं, बच्चियाँ लेकर आए हैं, बेटियाँ, वो ठीक है, वो भी मतलब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आपने बैठ के बंदर बांट की है, आप लोगों ने उनको लेकर आए, उनकी जरा किसी दिन परफॉर्मेंस रिव्यू तो करा लें। ये जो खवातीन मतलब मेरिट पे नहीं दी गई, मेरिट को छोड़े, मेरिट इस मुल्क में कहाँ पे आपको मेरिट नजर आता है? माँ सिवाय 3-4 को छोड़ के अच्छे भी आए, मैं ये नहीं कह रहा, खवातीन बड़ी अच्छी पार्लियामेंटेरियंस भी आई हैं, सेनेट में भी आई हैं, कौमी असम्बली में। लेकिन अगर 90-70 या 90 के करीब एक हाउस में खवातीन हूँ, उसमें से 5 और 10 जो है आपको काम करती नजर आए, बाकी 60-70 जो है वो महज उनको तनख्वाह भी मिले, पर्क्स भी मिले, उनको अलाउंसेस भी मिले, डेवलपमेंट फंड भी मिले, और उनको चेयरमैनशिप भी मिले, और बला बला मिले, और परफॉर्मेंस नजर ना आए, तो फिर तो क्वेश्चन आपको रेज करना पड़ता है। बहरहाल एनीवे, ये जो डाका, मैं तो ये समझूंगा ये कम से कम नवाज लीग, JUI और पीपल्स पार्टी को चाहिए था, ये इनकार करते सीटें हमारी नहीं है, ये असल डाका है कि इन्होंने किसी और को सीटें लेके अपने साथ रख ली हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन खलासा साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं, वक्त की कमी की वजह से हम जो है इस पर मजीद बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा ही अहम फैसला आया है अदालत की तरफ से, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था। बहुत इंतजार था इस फैसले का कि इसके बाद जो है वो क्या होगा। अब जो है वो नंबर गेम एक जारी है। हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत अगर उसको मिल जाती है तो उसके लिए तो मजे ही मजे हैं, और फिर जो है PTI के लिए लेकिन क्या होगा, इस पे भी 2 व्यूज है। गवर्नमेंट कहती है कि PTI के अराकीन जो है वो अब आजाद हैं, वो किसी किस्म का फ्लोर क्रॉसिंग का कोई कानून इनके ऊपर नहीं आएगा, जबकि PTI कहती है कि वो पहले भी SIC का हिस्सा थे, वो अब भी SIC का हिस्सा ही रहेंगे, वो आजाद नहीं होंगे। सो लेट्स सी चीजें आगे किस तरह से डेवलप होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।